दोस्तों, एक तरफ जहां पर यूएसए की एंट्री इजराइल ईरान वॉर में हो गई, तो उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्वीट पे ट्वीट करके एक तरीके से तो ईरान को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो एयर स्ट्राइक्स थी बड़ी कमजोर रही, फिर भी चलो ठीक है, अब शांति का टाइम है, बातचीत कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही घर में एक गजब का बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी वहां पर एक एक्ट है, उसका नाम है वॉर पावर एक्ट। तो ऐसे में ये हमारे लिए सवाल उठ जाता है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के लिए तो ये कहा जाता है कि भाई ये तो बहुत पावरफुल इंडिविजुअल है, इनके जो डिसीजंस हैं वो तो अपने हिसाब से ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वहां पर ये फिर घर में ही किस तरीके से घिर गए? ये वॉर पावर एक्ट कब आया था और कैसे ये प्रेसिडेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने पे काम करता है, और साथ ही साथ इसी एस्पेक्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? क्या हमारे यहां पर भी इस तरीके से आप वॉर रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना चाहो, आपका मतलब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है, ये सारी डिटेल्स हमें जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मामला है सिक्योरिटी का। तो यहां पर यूएस का जो वॉर पावर एक्ट है उसमें यह सवाल बनता है कि क्या प्रेसिडेंट अपने हिसाब से खुद से बिना यूएस कांग्रेस की अप्रूवल के वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर वॉर में यूएस की एंट्री इंश्योर कर सकते हैं क्या? तो पूरी डिटेल में हम समझेंगे इसको, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और दूसरा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज जो चल रहे हैं उन पे आपको पता है प्रतिज्ञा दिवस के आपको पता है प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स हैं वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं, जिसमें एक साल का अगर आपका प्रोग्राम है 2026 के अकॉर्डिंग तो आप प्रहार और टाइटन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल का आपका टारगेट है तो संकल्प और पिनेकल ज्वाइन कर सकते हैं। 3 साल का आपका प्रोग्राम है तो प्रारंभ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपने मीडियम को और कोर्सेज की जो रेट्स हैं उनको ध्यान रखते हुए डिसीजन लेना है। फिर भी कोई डाउट आता है ना, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पिन कमेंट में आपको पूरी डिटेल दी जा रही है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स दी जा रही है, वहां पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको सिंपल कॉल कर लेना है और अपनी जो भी इश्यूज है उनको आप एड्रेस करवा सकते हैं वहां पे, ठीक है। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ना वो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के बड़े एम्बिग्यूअस थे, बिल्कुल क्लियर नहीं थे कि हाँ भाई यूएस वहां पर एंट्री करेगा कि नहीं करेगा। बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट करके ये बताया गया कि ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एक तो फोर्दो, एक नतांज, एक इस्फान, यहां पर अटैक कर दिया गया है, तो उसके बाद में यह चीज क्लियर हो गई कि यूएसए ने यहां पर अपनी चाल ओपनली चल दी है। अब देखो, उसके बाद में ईरान ने भी नो डाउट रिटेलिएट करने के नाम पर यूएसए को इन्फॉर्म करते हुए कतर में जो यूएस बेसिस हैं उन पर अटैक किया। बट उनमें भी क्या होता है कि ईरान की जो भी मिसाइल्स आती हैं उनको यूएसए के द्वारा मार गिराया गया, क्योंकि यूएसए को पता था कि ईरान अटैक करने वाला, ईरान ने पहले ही बोल दिया था यूएसए को, ठीक है। अब ट्रंप चाहते हैं कि भाई दोनों के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हो जाए, इजराइल और ईरान के बीच में। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही है कि ट्रंप ने जिस तरीके से बिना अपनी कांग्रेस मतलब अपनी पार्लियामेंट के बिना किसी अप्रूवल के इस वॉर में एंट्री जिस तरीके से यूएस आर्म फोर्सेस की करवा दी, B2 बॉम्बर का भेजना, वहां पर बॉम्ब गिराना, तो यहां पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में घेरा जा रहा है। आप ध्यान रखें, यूएस प्रेसिडेंट जो है ना वो अपनी मनमानी करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि इनके पास में इतनी पावर्स रहती है और इनका जो इलेक्शन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि यूएस प्रेसिडेंट कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं वहां पर इलेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए। जैसे हमारे यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको ध्यान है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो बेसिकली एमपी भी होते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और फिर बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो वो जब कभी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स होती है, मीटिंग्स होती है, सेशंस होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को वहां पर पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना पड़ता है, उनको जवाब सवाल होते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। वहीं पर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो है ना वो एक सेपरेट एंटिटी है, उनका ज्यादा लेन देन नहीं है वहां की पार्लियामेंट या वहां की लेजिस्लेचर से, तो ऐसे में इनके डिसीजंस मोर और लेस बड़े एग्जीक्यूटिव होते हैं और करना होता है वो कर देते हैं। तो यहां पर हो क्या गया था कि 1950 से लेकर के 1970s तक, यहां पर आप देखो ये था वियतनाम वॉर 1955 से 1975, लगभग 20 साल तक यूएसए ने वियतनाम वाले रीजन में अटैक किया था, और उसमें इतनी बुरी तरीके से बर्बाद होकर यूएस निकला था, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा अभी रिसेंटली 2001 से लेकर के 2021 तक अफगानिस्तान में भी यूएसए ने इसी तरीके से बॉम्बिंग की थी, वही पैटर्न वहां पर वियतनाम में भी कराया गया था, तो बहुत बर्बादी हुई थी, बहुत ज्यादा मारामारी हाहाकार हुआ था। तो उसी युद्ध के दौरान जो रिचर्ड निक्सन वहां के प्रेसिडेंट थे ना, उनके द्वारा कंबोडिया में भी बमबारी करवा दी गई थी, और उस बमबारी के चलते मतलब हजारों लोगों की डेथ हो गई थी, और उसको लेकर के फिर जो यूएसए की जनता है, यूएसए का जो ऑपोजिशन है, उसने बहुत ज्यादा एक तरीके से क्रिटिसाइज किया था प्रेसिडेंट निक्सन को।
तो फिर उस टाइम डिसाइड किया गया कि प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कहीं पर भी यूएसए को किसी दूसरे युद्ध में धकेलने की कोशिश की गई तो वहां पर फिर यूएस कांग्रेस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। तो वियतनाम वॉर में जो एक तरीके से यूएसए को लेसन मिला था ना, उसके जवाब में फिर वहां की पार्लियामेंट कांग्रेस के द्वारा ये द वॉर पावर रेजोल्यूशंस एक्ट लाया गया था 1973 में, जिसको वॉर पावर एक्ट भी बोल दिया जाता है। इसमें मेन टारगेट यह था कि यूएस प्रेसिडेंट किसी भी युद्ध में अगर अपनी एंट्री लेते हैं तो उनके ऊपर सवाल उठाए जा सकें। दैट मीन्स कि अगर कोई भी वॉर जैसी कंडीशन में यूएस अगर एंट्री करता है तो कांग्रेस से अप्रूवल लेना जरूरी है, वहां की पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है। तो ऐसे में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किया है, क्या यहां पर अप्रूवल लिया? नहीं, पर फिर भी उन्होंने किया ना, तो यहां पर एक लूप होल है कि क्या यूएस इस तरीके से वॉर डिक्लेयर कर सकता है, और वॉर डिक्लेयर करने से रिलेटेड प्रोविजंस हैं तो कहां है? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 है ना, उसमें सेक्शन 8 ये कहता है कि कांग्रेस के पास में पूरी पावर है, वहां की पार्लियामेंट है ना, वो सर्वे सर्वा है कि वॉर डिक्लेयर करना है कि नहीं करना, आर्मीज के लिए पैसा राइज करना है, आर्म फोर्सेस को रेगुलेट करना है। वहीं पर आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो है वो कमांडर इन चीफ है, मतलब जो भी आर्म फोर्सेस है उनके लीडर है। कहने का मतलब कि एक अप्रूवल लेना है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो वहां की यूएस की कांग्रेस का रोल आ गया कि वो अप्रूव करेगी, तब जाके युद्ध शुरू होगा। पर अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करें तो वहां पर प्रेसिडेंट जो है वो अथॉराइज्ड है, बट हमें यह समझना होगा कि प्रेसिडेंट के पास में वहां पर कांग्रेस के थ्रू ना जाते हुए कुछ अधिकार फिर भी दिए हुए हैं। वो क्या है कि इस वॉर पावर एक्ट के तहत यह लिखा हुआ है कि यूएस ट्रूप्स को अगर किसी कॉम्बैट या फिर कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा एंट्री दिलाई जाती है, बोल दिया जाता है कि भाई यूएस भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा, तो प्रेसिडेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 48 घंटों के अंदर अंदर वो यूएस पार्लियामेंट या कांग्रेस को एक तरीके से इंफॉर्म करेंगे। और उसके बाद में आप देखो कि उस 48 घंटे इंफॉर्म कर दिया, इंफॉर्म करने के बाद में कांग्रेस यस बोल रही है, नो बोल रही है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। बस ये होगा कि इंफॉर्मेशन दे दी, चलो ठीक है। अब 60 दिन तक, मतलब 2 महीने तक यूएस प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बेसिस पर अपने आर्म फोर्सेस को लगातार लड़ाई में कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मानो कि यूएस कांग्रेस ने वहां पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि अरे भाई युद्ध रोको, ये गलत कर दिया तुमने प्रेसिडेंट साहब, तो प्रेसिडेंट साहब वहां पर फिर भी उस 60 दिन के बाद भी 30 दिन का और टाइम लेकर के चलते हैं। तो कुल मिलाकर के बिना यूएस कांग्रेस के अप्रूवल के 90 दिन तक यूएस प्रेसिडेंट आर्म फोर्सेस का यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी। बट यही है कि उनको जस्ट 48 आवर्स में यूएस कांग्रेस को इन्फॉर्म करना है। तो ऐसे में क्रिटिसिज्म तो बहुत हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, बट यहां पर जब हम एक्ट को और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं तब क्लियर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सोच समझ करके ये प्लान बिल्कुल तैयार किया है। 90 दिन का टाइम रहता है बिना किसी कांग्रेशनल अप्रूवल के। तो ऐसे में अथॉराइजेशन हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो वॉर पावर एक्ट है, इनके बेसिस पर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के हाथ में सीधी पावर रहती है कि वो 90 दिन तक तो केवल इंफॉर्म करके यूएस कांग्रेस को ही लड़ाई कर सकते हैं अपने कंटिन्यू किसी भी कोने में दुनिया के। ठीक है, अब लास्ट अगर देखें तो यूएस कांग्रेस ने कब युद्ध डिक्लेयर किया था, तब देखो केवल 1942 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए की एंट्री हुई थी, जब बुल्गारिया, हंगरी और रोमानिया पे यूएसए ने अटैक किया था। इसके बाद में यूएसए कई डेडली वॉर्स में इंक्लूड हो चुका है, जैसे कि कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर। पर इनमें आप देखोगे कि कोई प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, ये नहीं बोला कि हम युद्ध में लड़ रहे हैं, नहीं, उन्होंने फिर इंटरवेंशन भी किया, लड़ाई भी लड़ी ना, तो वो मोर और लेस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेसिस पे ही, वहां पर कांग्रेस का कोई रोल आया नहीं। अब होता क्या है कि लीबिया, सर्बिया, सोमालिया, यमन, ये कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन बनी रहती है, तो वहां पर भी यूएसए ने बॉम्बिंग करवाई है, और वो भी कंप्लीटली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के बेसिस पर। तो कहने का मतलब यूएस प्रेसिडेंट जब चाहे उस टाइम पर अपने हिसाब से अपनी आर्म फोर्सेस को यूज कर सकते हैं। वहीं पर यूएसए ने जितने भी लड़ाइयां लड़ी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उनमें एक मैकेनिज्म यूज किया जाता है, वो है ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, AUMF। इसके आधार पर ही तो 9/11 अटैक जो हुआ था, ओसामा बिन लादेन की लीडरशिप में जो अलकायदा ने अटैक किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में, वो प्लेन्स बिल्कुल घुसा दिए थे, आपको पता है, बिल्डिंग्स उड़ा दी थी। तो उस टाइम पर 2001 में इस तरीके का ऑर्डर यूज किया था उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश ने। फिर उसके बाद में अलकायदा और उसके अलाइज को कैसे, आपने पता है कि बहुत पिटाई की थी, वो कोई भूल नहीं सकता। फिर 2002 में इसी तरीके से एक और AUMF जो है वो तैयार किया था, वो था 2003 का जो इराक में इन्वेजन कराया गया था। उसमें भी आप देखोगे कि इराक में जो सद्दाम हुसैन था उसको फिर बाद में पकड़ के और फिर बाद में उसको असैसिनेट किया गया यूएसए के द्वारा। और अभी रिसेंट टाइम की बात करें तो आपको ध्यान है
कि ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को भी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर चलते कॉन्वॉय में बॉम्ब गिरा करके ऊपर से मारा गया था इंटेलिजेंस के बेसिस पे। तो उस टाइम पर भी इराक वाला जो 2002 का जो AUMF था ना, ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, उसी का यूज करते हुए बोल दिया कि देखो ये हमारा दुश्मन था, ये हमारे लिए बड़ी कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहा था, तो हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार गिराना जरूरी था। तो यहां से ये चीज क्लियर है कि कितना ही घेर लिया जाए, बट अगर हम टूल्स के हिसाब से देखें, ऑथराइजेशन के हिसाब से देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, तो ट्रंप ने जो किया है बड़ा कैलकुलेटेड काम यहां पर किया है। अब वहीं पर दूसरी तरफ हम हमारे देश की बात करें तो देखो इंडिया में कहीं पर भी स्पेसिफिक आर्टिकल मेंशन्ड नहीं है कि हां जी हम कहीं पे युद्ध शुरू करेंगे तो इस आर्टिकल के तहत प्रोसीडिंग्स को हमें फॉलो करना है। नहीं, हां जब युद्ध हो जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर हम इनके अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब हम नेशनल इमरजेंसी भले ही डिक्लेयर कर देते हैं आर्टिकल 352 के तहत, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट मिलकर के एक प्रॉपर मैनर में देश को रन करा सके, जिससे कि पॉलिटिकल इश्यूज के चलते हम कमजोर ना पड़े। भाई आपको पता ऑपोजिशन पार्टीज का भी अपने अपने अलग अलग स्टेट्स में रूलिंग चलती है, तो फिर वो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो फिर सिचुएशन होती है ना, वॉर लाइक सिचुएशन, वहां पर हमें ओवरऑल कमजोर बना सकती है। तो ऐसे में आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेरेशन का प्रोविजन है। ठीक है, ये वो ही आर्टिकल है जिसके तहत आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर आप इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो, जो कि इंदिरा गांधी जी ने पहले किया था। किसके बेसिस पर? जस्ट रेवोल्यूशन या रिबेल। ठीक है, तो उसको तो हटा दिया गया था, और फिर उसके बाद में 44th अमेंडमेंट के तहत पर यह प्रोविजन डाल दिया कि जब हथियारबंद क्रांति होगी भारत में तभी हमारे यहां पर इंटरनल इमरजेंसी होगी। अदरवाइज एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करें तो आपको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान और इनके साथ हमारी टेंशन चलती रहती है। तो आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी प्रोविजन है। बट यस, आपसे कोई पूछे कि हमारा देश अगर युद्ध में उतरे तो युद्ध का डिसीजन किसका होगा, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, की एड एंड एडवाइस के आधार पर काम करते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको पता है कि कमांडर इन चीफ हैं। हमारे आर्म फोर्सेस को लीड कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मोर और लेस हमारे यहां पर एक्सक्लूसिव कोई आर्टिकल तो नहीं है, बट यस डिसीजन जो लिया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा वो लिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस। और उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैबिनेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो जिसमें इंपॉर्टेंट सेंट्रल और यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म काम करता है। तो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप को एक बार घेरा तो जा रहा है, बट उनके पास में टूल्स अच्छे खासे हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। 90 दिन तक तो वो आराम से लड़ाई में कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये हमें समझ में आ गया। बट वही बात है, डेमोक्रेसी है, सवालों के जवाब तो देने पड़ते हैं, राइट। आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पे? कमेंट करके जरूर बताना कि ईरान इजराइल वॉर में यूएसए ने जो किया वो सही था, गलत था। वैसे देखा जाए तो यूएसए हमेशा अपना अपर हैंड रखने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, राइट। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।